नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य हो या हिंदी व्याकरण हो, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इस चैनल के माध्यम से डिस्कशन किए जा रहे हैं। अगर कहीं भी एक प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य से संबंधित, वह इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वह डिस्कशन किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। दूसरी बात दोस्तों, व्याकरण अभी स्टार्ट नहीं हो रही, तो जल्द ही आप सभी की व्याकरण भी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हिंदी साहित्य का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। कारण ये है कि हिंदी साहित्य को कंप्लीट करवाने में टाइम लगता है। हिंदी व्याकरण में अगर मैंने ये क्लास में 200 क्वेश्चन भी डिस्कशन कर दिए तो बहुत ज़्यादा 1 महीने खींचेगा। 1 महीने में खींचकर आप सभी का व्याकरण प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नेट जेआरएफ कहीं का भी क्वेश्चन हो, टीजीटी पीजीटी स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 कहीं का भी क्वेश्चन होगा, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से डिस्कशन कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि टीआरई 4 में 80 नंबर की आप सभी की हिंदी आती है, और जिसमें साहित्य और व्याकरण दोनों होती हैं। और आप सभी अगर 75 नहीं लाते हैं 80 में से, तो आप सभी लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कारण ये कट ऑफ आप लोगों ने देखी 6 to 8 की, चाहे कट ऑफ हो, चाहे 9 to 10 की कट ऑफ हो, चाहे 11 to 12 की कट ऑफ हो, सभी हाईएस्ट कट ऑफ रही हैं हिंदी साहित्य की और हिंदी की। ठीक, तो हिंदी सब्जेक्ट आप सभी का है, तो आप लोग तैयारी करना इस चैनल के माध्यम से शुरू कर दीजिए। और यह अगर सीरीज ज्वाइन करते हैं आप सभी के लिए रामबाण होगा। आप सभी लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब यह सीरीज आप सभी को याद आएगी। स्टेट की अगर आप सभी लोग तैयारी करते हैं तो 100 में से 110 120 तक नंबर आप सब लोग ला सकते हैं। 150 नंबर में से, सॉरी 100 मुँह से निकल गया होगा, 150 नंबर में से 110 120 नंबर तक ला सकते हैं इसी सीरीज से। क्योंकि हिंदी साहित्य अभी डिस्कशन की जा रही है, फिर व्याकरण डिस्कशन होगी, आप सभी का काम फिनिश हो जाएगा। क्योंकि स्टेट में 75 नंबर लाना होता है, आप सभी को पता है। तो 75 नंबर बहुत कम होते हैं। 75 नंबर आप सभी लोग ऐसे ही ले आएंगे। अगर यही प्रीवियस ईयर आप लोग सीरीज ज्वाइन किए रहते हैं तो हिंदी साहित्य में आप फेल नहीं होंगे, यह वादा है इस चैनल का। यूपी टीजीटी पीजीटी हो या किसी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, जैसे आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 की पोस्ट हो गई, आप सभी को समान रूप से यह सीरीज लाभ पहुंचाएगा। कारण यह है कि इस चैनल के माध्यम से जो यह सीरीज डिस्कशन की जा रही है वह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जुड़ना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर कर दिया करिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आप सभी सपोर्ट करेंगे और आप सभी मनोबल बढ़ाएंगे तो इस चैनल के माध्यम से नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। यह दोस्तों पार्ट 1 है। यह आप सभी का रीतिकाल का रीतिबद्ध से संबंधित पार्ट 1 है। कारण यह है कि रीतिकाल के जो सामान्य प्रश्न आते हैं उसमें कम से कम 25 प्रश्न होने हैं, और रीतिबद्ध के कम से कम आप सभी के 60 के आसपास प्रश्न होने हैं, 60-70 प्रश्न होने हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 पार्ट में डिस्कशन कर दिया जाएगा, क्योंकि 100 के प्लस आप सभी के क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिस्कशन करना, लेके प्रभु का नाम। दोस्तों यह प्रश्न आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया टीआरई 2 का प्रश्न है। टीआरई 2 में ही 2 बार यह प्रश्न रिपीट हो गया, तो सोच लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है यह सभी का, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है, यह आप सभी को बताना है। तो उन्होंने श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है पंडित विश्वनाथ मिश्र ने। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों यह पैसेज हम लोग पहले प्रश्न का देख लेते हैं, क्योंकि पैसेज से प्रश्न बनते हैं और पैसेज डिस्कशन करना जरूरी है, जहाँ से आप सभी के प्रश्न बनते हैं। आप सभी लोग 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी का मान के चलिए कि प्रश्न नहीं छूटेगा। पंडित विश्वनाथ मिश्र जी के अगर से संबंधित आएगा प्रश्न, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उत्तर मध्य काल को, मतलब रीतकाल को यह कहते हैं श्रृंगार काल, ठीक है। याद रखना, बार बार रिपीटेड है प्रश्न, अभी आप सभी को आगे मिलेगा। या पैसेज इसलिए डिस्कशन किया जा रहा है, इससे संबंधित आप सभी को आगे प्रश्न मिलेंगे। आदिकाल का काल इन्होंने माना है 1000 से 1400 विक्रम संवत माना है। इन्होंने भी विक्रम संवत में माना है, ठीक है, आदिकाल का। पूर्व मध्यकाल या भक्त काल जिसे कहते हैं, इन्होंने 1400 से 1700 विक्रम संवत माना है। और उत्तर मध्यकाल देखा जाए, जिसे इन्होंने श्रृंगार काल कहा है, तो 1700 से 1900 विक्रम संवत इन्होंने माना है, ठीक, टाइम पीरियड। आधुनिक काल जिसे इन्होंने गद्य काल कहा है, आधुनिक काल या गद्य काल 1900 विक्रम संवत से अब तक चल रहा है आधुनिक काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का यह काल विभाजन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यह एनवीएस टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को उत्तर बताना है। रीतकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की थी? अभी ऊपर आप सभी लोगों ने देखा, यह एनवीएस टीजीटी 2022 का प्रश्न। सोच लीजिए यह
टीआरई 2 में रिपीट हो गया प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों, बात मान लीजिए। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाते हैं तो आप लोग 80 में से 75 प्रश्न हर हाल में ले आएंगे। आप सभी को कहीं से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते उससे मेरा मतलब नहीं, आप लोग पेड बैच से पढ़ते हैं, कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उससे भी मेरा मतलब नहीं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 1-1.5 घंटा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो रहा है कल से। आप लोग 6 बजे शाम को आना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस सेट लाइव समझ के आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आप लोग जो क्वेश्चंस डालेंगे आप सभी को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ऐसे रिप्लाई लाइव क्लासेस में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वो प्रीमियर में दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों देख लीजिए क्या है। दूसरा प्रश्न है श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले किसने की है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा देख लीजिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले किसने की है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। रामचंद्र शुक्ल जी ने की है दोस्तों। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने मैंने लगा दिया, उसके लिए क्षमा चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों KVS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? यह आप सभी को बताना है। नंददास, सूरदास। सूरदास तो आप सभी को पता है कृष्ण काव्यधारा के हैं और भक्तिकालीन कवि हैं, तो यह प्रश्न ऑप्शन ही नहीं होगा। बिहारी, मतिराम, घनानंद और भूषण। मैथिली शरण दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी। जयसी भी नहीं होगा, यह भक्तकाल के हैं। मंझन, विद्यापति और चंद्रबरदाई। आप सभी को बताना है इसमें से रीतकालीन कवि कौन से हैं, ठीक। आंसर बताइए। यह KVS में पूछा गया, KVS प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग इसको आंसर सही से लगाना, कमेंट बॉक्स में डालना। तो यह हो जाएगा बिहारी, मतिराम, घनानंद और भूषण, यह सभी रीतकालीन कवि हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है। रीतकाल के मुख्य कवियों में है, तो रीतकाल के मुख्य कवियों में कौन है? आप सभी को आंसर बताना है। यह PGT 2016 का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं, तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा मतिराम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है। कब का है? 2014 का प्रश्न है यह। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह व्यवस्थित करना है, तो केशव, सेनापति, देव और पद्माकर। यह ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, यही ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं। पैसेज है, पैसेज देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सभी को यह याद हो जाएगा। आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। केशव 1555 ईस्वी के हैं, सेनापति 1589 ईस्वी में है, देव जो है 1673 ईस्वी के हैं और पद्माकर 1753 ईस्वी के हैं। उपरोक्त में से रीतकालीन कवि हैं सभी लोग, तो ये भी याद रखना यह रीतकालीन है। केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। यह टीआरई 4 में पूछा जाने वाला प्रश्न, प्रबल संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। 6ठा नंबर प्रश्न आप सभी को बताना है। 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। PGT 2004 का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। आप सभी को बताना है आंसर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। आप सभी लोग क्या हो जाएगा? रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। चलिए दोस्तों इनका देख लेते हैं, काल कौन सा है। इसको दोस्तों आप सभी लोग देख लेंगे तो आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। रहीम 1556 ईस्वी में, इसलिए मैं इसको डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि टीआरई 3 में पूछा गया था। टीआरई 3 में पूछा गया था कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आप सभी को आंसर बताना था, तो आप लोग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी तैयार रहिए। चलिए दोस्तों, रहीम दास जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। रसलीन का जन्म हुआ था 1696 ईस्वी में, तो रसलीन 1696, घनानंद 1689, रहीम 1556 ईस्वी, ठाकुर 1766 ईस्वी। यह आप सभी के आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए, मिला लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है क्योंकि यह असिस्टेंट प्रोफेसर 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का प्रश्न है। जीवन काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। भूषण हो गए, मतिराम हो गए, बिहारी हो गए, देव हो गए। मतिराम, भूषण, बिहारी, देव। इसका आंसर डी हो जाएगा, बिहारी, भूषण, मतिराम और देव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
दोस्तों हम लोग 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। तो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति आप सभी को बताना है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, इसकी यही प्रवृत्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। यह टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर देना है क्योंकि टीजीटी 2005 का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, रीतकाल की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, आप सभी को उत्तर बताना है। तो एक विशेषता गलत है, आप सभी को उत्तर बताना है। बताइए, रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ये सही है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा, ये भी सही है। रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, इसको देखने वाला है सी वाले को। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। सी वाला इसका सही नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। यह टीजीटी 2011 का प्रश्न है। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, आप सभी को बताना है। तो ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं, ब्रजभाषा थी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है, तो सवैया छंद है। ये भी आंसर आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यूके पीजीटी का प्रश्न है, ठीक है, 2020 का प्रश्न है, आप सभी को बताना है आंसर। ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है, आप सभी को आंसर बताना है। ठाकुर के बारे में, ग्वाल के बारे में, द्विजदेव के बारे में, बोधा के बारे में। आंसर बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। यह यूके पीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है, आप सभी को आंसर बताना है। ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में यह कहा है, तो द्विजदेव के बारे में यह उक्ति कही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी 2005 पूछा गया प्रश्न है, यह कभी भी रिपीट हो सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे मानना है, आप सभी को बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो चिंतामणि को माना है। किसको माना है, चिंतामणि को। अगला प्रश्न है, ये पढ़ना है आप सभी को, पैसेज यह पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं क्वेश्चन से डिस्कशन करा रहा हूँ, लेकिन पैसेज भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ वहीं इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर दे रहा हूँ। डॉक्टर भागीरथी मिश्र आचार्य विश्वनाथ ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को माना। अगर भागीरथ मिश्र या विश्वनाथ आ जाए तो आप सभी को केशवदास लगाना है। चिंतामणि ने रीत को काव्य का स्वभाव कहा है, क्या कहा है, चिंतामणि ने रीत को क्या कहा है, काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीत को क्या कहा है, काव्य का द्वार कहा है। तो काव्य का स्वभाव चिंतामणि ने, काव्य का द्वार देव ने कहा है। आप प्रश्न देखते हैं अगला। इस प्रश्न का उत्तर बताना, यह इंपॉर्टेंट भी है, कारण यह है कि एलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न है। 2018 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है, आप लोग ऊपर देख चुके हैं। चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक मानते हैं, कौन मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। यह आंसर आप सभी का सही होगा। अगला प्रश्न, आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर बताना है। यह यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया है, तो चिंतामणि को दिया है। तो चिंतामणि को दिया है रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल के प्रवर्तन का श्रेय। यह प्रश्न दोस्तों रिपीटेड है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड है। यह रीतकाल का समय था तो 1700 से 1900 विक्रम संवत, आप सभी लोग याद रखना। 1700 से विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत याद रखना रीतकाल का समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी आ जाए चाहे कोई आ जाए, लेकिन 1700 विक्रम संवत नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। इस प्रश्न का भी उत्तर बता दीजिए आप सभी लोग। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या मानना है, तो उत्तर मध्यकाल को क्या इन्होंने कहा है, आप सभी को आंसर बताना है। यह एलटी ग्रेड यूपीपीएससी द्वारा पूछा गया 2018 का प्रश्न है। तो रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है, तो रीतकाल नाम दिया है। श्रृंगार काल किसने कहा है रीतकाल को, तो पंडित विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। किसने कहा है, विश्वनाथ मिश्र जी ने कहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह पैसेज रीतकाल से संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को देखना चाहिए। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है, ठीक है। अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र रीतकाल को, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। अलंकृत काल किसे कहा जाता है, तो रीतकाल को ही कहा जाता है, लेकिन किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। कला काल किसने कहा है,
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, और जिन्हें कहते हैं रसाल, शॉर्ट फॉर्म में इनको रसाल कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल को क्या कहते हैं? रसाल कहते हैं। तो इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। जॉर्ज गियर्सन तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रीति काव्य कहते हैं रीतिकाल को। तो गियर्सन और हजारी प्रसाद द्विवेदी रीति काव्य कहते हैं। बच्चन सिंह वहीं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसे नीतिकाल कहते हैं। अब यह पूछ लिया जाएगा कि रीतिकाल को नीतिकाल किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने कहा है। अगला दोस्तों पॉइंट है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राम खिलावन पांडे संवर्धन काल कहते हैं। राम खिलावन पांडे क्या कहते हैं रीतिकाल को? तो संवर्धन काल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमाशंकर शुक्ल रसाल आदिकाल को जयकाल कहते हैं। तो यह प्रश्न आएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि आदिकाल को जयकाल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, सॉरी रमाशंकर शुक्ल जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी का प्रश्न है। आप लोग देख लीजिए, पीजीटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? अभी ऊपर जो डायरेक्ट पढ़े हैं यही प्रश्न, देख लीजिए रिपीटेड है कि नहीं है। आप सभी से ऐसे नहीं कहते हैं 80 में से 75 दिलाएंगे, तो इस चैनल से अगर जुड़े हैं तो 80 में से 75 हाल में आएंगे। जितने लोग रेगुलर जुड़े रहेंगे उनको सिलेक्शन निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। कारण है कि इस चैनल के माध्यम से कोई टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कशन की जा रही, कोई इधर उधर की बात नहीं की जा रही। हिंदी साहित्य में अगर आप लोगों को पीओक्यू देखना है तो पीओक्यू आप सभी को डिस्कशन किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आप सभी बोल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करने स्टार्ट हो जाएगा कल से। शाम को 6 बजे ना जुड़ना भूलिए, जितना जुड़ेंगे लोग उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। अगला दोस्तों है, अगला क्या है? अगला है नोट्स। तो नोट्स आप सभी का नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा वैसे ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। बचा दोस्तों, क्या बचा? हिंदी साहित्य के लिए तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि यह पढ़ना है, लेकिन हम व्याकरण के लिए क्या करेंगे? तो व्याकरण के लिए भी आप सभी का प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा, तो प्रैक्टिस सेट में हिंदी साहित्य व्याकरण सब कुछ होगा। अब व्याकरण से अलग से क्या करेंगे? तो पीओक्यू करेंगे, साथ में क्या करेंगे? नोट्स पढ़ेंगे। तो नोट्स तो बाद में आएंगे, जब तक आप सभी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तो नोट्स नहीं आएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो नोट्स पहले आ जाएंगे। पीओक्यू आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कहीं से भी पूछा गया एक प्रश्न है व्याकरण का तो आप सभी का इसी सीरीज से आ जाएगा, लेकिन यह सीरीज हिंदी साहित्य की है, अगली सीरीज चालू होगी हिंदी व्याकरण की। आप लोग इस पर निश्चिंत होकर इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप सभी को मोर देन सफिशिएंट तैयारी करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा आप सभी का लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, आप सभी को आंसर बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? इसका भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि अब नहीं डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, 2-3 बार इसको बता चुके हैं। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो पंडित विश्वनाथ मिश्र जी ने कहा है, आप सभी को याद होना चाहिए। दोस्तों यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है, मिश्र बंधुओं ने दी है, रामचंद्र शुक्ल ने दी है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की? आप सभी को आंसर बताना है और आंसर बता के कमेंट बॉक्स में डालना है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है, ठीक है। तो रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हम लोग 24वां प्रश्न देख रहे हैं। कौन सा प्रश्न? 24 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। रीतकाल को कला काल किसने कहा है? मैंने बोला था यह पूछा जाएगा, तो पीजीटी का पूछा गया प्रश्न पहले से ही है, पूछा क्या जाएगा, फिर पहले ही पूछ लिया गया है। कलाकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो इन्होंने क्या कहा? श्रृंगार काल कहा है। तो श्रृंगार काल इन्होंने कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है रीतिकाल कहा है, ठीक है। और रमाशंकर शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो कलाकाल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न की सिर्फ आप लोग डिमांड देखिए, डिमांड एक बार देख लीजिए। पीजीटी 2004, एलटी ग्रेड 2018, टीजीटी 2013, एनवीएस 2019 फर्स्ट पेपर। सोच लीजिए डिमांड कितनी है, कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? आप सभी को आंसर बताना है। तो अलंकृत काल किसने कहा है? तो अलंकृत काल कहा है विश्वनाथ मिश्र जी ने, सॉरी मिश्र बंधुओं ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है, मिश्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा, क्या कहा है? इसको श्रृंगार काल कहा है। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? रीतकाल कहा है। क्या कहा है? रीतकाल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को जरूर बताना चाहिए, आंसर बताना चाहिए। किसने आदिकाल को जयकाल और तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो जयकाल किसने कहा है? आदिकाल को, रीतिकाल को, कलाकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। ऊपर मैंने ही बताया था यह रिपीटेड होगा प्रश्न, इतनी जल्दी पहले से ही पूछ लिया जाएगा इतना उम्मीद नहीं थी। तो यह केवीएस
KVS PGT में पूछा गया प्रश्न है 2015 का। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने रीतिबद्ध स्टार्ट कर दिया, जनरल क्वेश्चन थे भक्त रीतिकाल के, वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, 25 क्वेश्चन से हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं रीतिबद्ध के प्रश्न कुछ देखेंगे, उसके बाद में पार्ट 2 में हम लोग प्रश्न डिस्कशन करेंगे बाकी के रीतिबद्ध के प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न है अगला? 27 नंबर प्रश्न। हम लोगों ने 26 प्रश्न किए हैं और अब 27 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी नहीं है, रसिक प्रिया नहीं है, जहांगीर जस चंद्रिका नहीं है, रामचंद्रिका नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा, जहांगीर जस चंद्रिका प्रबंध काव्य। दोस्तों इस 27 नंबर प्रश्न का एक्सप्लेन पढ़ना बहुत जरूरी है, के कारण यह है कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास केवल 2 ही प्रबंध काव्य लिखे हैं। पहला है वीर सिंह देवचरित, दूसरा है रामचंद्रिका। कोई भी ऑप्शन में नहीं है। हालांकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी प्रबंध काव्य की रचनाएं हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी प्रबंध काव्य की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका के बारे में देख लीजिए। 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों देख लेते हैं पॉइंट। वीर सिंह देवचरित प्रबंध काव्य है। तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित प्रबंध काव्य है। रतन बावनी मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। जहांगीर जस चंद्रिका मुक्तक काव्य है केशव जी की, और विज्ञान गीता मुक्तक काव्य है केशव जी की। तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और वीर सिंह देवचरित ये प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। दोस्तों यह TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को आंसर करना। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? पहला है केशव की कवि हृदय नहीं है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। चौथा कथन है अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्ति से परहेज किया, ऐसा नहीं है, यह गलत है। 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। TGT 2004 में पूछा गया प्रश्न है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? छंद वर्णन की महिमा पृथ्वीराज रासो को कि रामचंद्रिका को? तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि इसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस पैसेज को भी देख लीजिए। ये भी पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं नए। उपयुक्त रचनाओं में केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका जो है वो भी छंदों का अजायब घर कही जाती है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा कृत है। किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो, इसको भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो रामचंद्रिका और पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस विकल्प का उत्तर सी सही उत्तर माना है, तो यह विकल्प सी हो जाएगा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा कृत लिखित रचित रचना को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सभी का एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीत ग्रंथ हैं। क्या है? रीत ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः नवरस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, ठीक है। जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्त विषयक ग्रंथ हैं। क्या है? प्रशस्त विषयक ग्रंथ हैं। दोस्तों अगला बिंदु देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान गीता में एक सेकेंड दोस्तों, इसका चलिए करिए। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न नहीं है, इसी का बिंदु है। बावनी रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। चलिए, रामचंद्रिका में महाकाव्य की
शैली अपनाई गई किसकी, महाकाव्य की। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इंपॉर्टेंट है, केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो केशवदास जी को कहा है। तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है क्योंकि यह DSSB 2021 का प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर आप सभी को बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो भाषा भूषण केशव का ग्रंथ नहीं है। दोस्तों हम लोग 31 नंबर प्रश्न कर रहे हैं और 25 मिनट में कर रहे हैं, 26 मिनट में। रामचंद्रिका के कवि कौन है, तो रामचंद्रिका के कवि कौन है, केशवदास है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है क्योंकि यह UKPGT 2020 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है। बरवय नायिका भेद यह रचित नहीं है। काव्य अलंकार, कविकुल कल्पतर और विज्ञान गीता, तो विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। केशव को, भूषण को, घनानंद को, पद्माकर को, तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसने कहा ये भी याद रखना, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है, केशव को। इस प्रश्न का भी आप सभी लोग उत्तर बता दिए। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, तो केशवदास हैं। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, केशवदास हैं। यह पूछा गया है, TGT परीक्षा में पूछा गया है। क्या है, TGT में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, तो रसिक प्रिया है। कौन सा, रसिक प्रिया है केशवदास की। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, विज्ञान गीता की कृति है, तो विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। विज्ञान गीता केशवदास की कृति आंसर है सही। यह प्रश्न देख लीजिए कितनी बार रिपीटेड है। विज्ञान गीता का जो हम लोगों ने 31 नंबर प्रश्न किया वो रिपीटेड कितना, TGT 2013 का प्रश्न है, KVS PGT 2015 का प्रश्न है, और PGT परीक्षा 2003 में भी पूछा गया, 2021 में पूछा गया। कितनी बार रिपीटेड होता है भगवान जाने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, आचार्य केशवदास जी हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, आचार्य केशवदास जी, और यह PGT 2021 का प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग 38 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो भाषा भूषण केशव का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। दोस्तों 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है, आप सभी को बताना। नहीं पूछ रहा है, आप लोगों को आंसर बताना है, क्योंकि नहीं देखते नहीं लोग, और नहीं के बाद में वह उठ के तुरंत लगा देते हैं कि केशवदास की रचना कौन सी है। तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, लेकिन अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है। अनेकार्थ मंजरी दोस्तों, अनेकार्थ मंजरी किसकी है, नंददास जी की है। किसकी है, नंददास जी की अनेकार्थ मंजरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है, तो केशवदास जी हैं। इसका आंसर याद रखना आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट बहुत है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप सभी को बताना है। भाषा बोल न जान जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि की है, तो केशवदास जी की यह रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न तक, दोस्तों 41 नंबर प्रश्न तक ही हम लोग रखते हैं। कारण है कि पार्ट 1 है, यह पार्ट 1 है। आप सभी को लोगों को कल पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा, और आप लोग इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर जरूर कर देना। और शाम को 6 बजे कल प्रीमियर में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम आप लोग लाइव चैट करेंगे तो आप सभी का रिप्लाई तुरंत मिलता रहेगा, वो भी मेरे द्वारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे के साथ में आप लोगों से लेते हैं विदा। मिलते हैं कल में दोस्तों हम लोग आगे से प्रश्न स्टार्ट करेंगे, और संभवतः रीतिबद्ध खत्म करके आप सभी का रीति मुक्त रीति सिद्ध स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।